भारतीय परिवारों में नई बहू का स्वागत बड़े ही प्यार और दुलार से किया जाता है, लेकिन स्वागत के अगले दिन ही नई बहू के मायके से आए सामान की, उसके हाथ की पहली रसोई की, उसके पहनावे की, यहाँ तक कि उसके बात करने के लफ्जों पर भी उसे हल्के फुल्के ताने कोई ना कोई मार ही देता है। तिवारी जी के छोटे बेटे संजय की शादी हो गई और अब उनकी छोटी बहू की विदाई हो रही थी। बहन जी बड़ी ही भोली है हमारी लड़की, सच कह रहे हैं, गाय है, बिल्कुल गाय। आप जो कहेंगे वही करेगी, बस उसका ख्याल रखिएगा। अरे बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी अम्मा ने हमारी विदाई के वक्त यही कहा था कि हम गाय हैं। हाँ, लेकिन बाद में इसने अपने सींग निकाले थे। आप चुप रहो जी, बीच में मत बोलो। ये लीजिए, पान खाइए। लेकिन हम तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, बड़ी भोली भाली सी हमारी लड़की है, आप बस उसका ध्यान रखिएगा। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत ख्याल रखेंगे मायरा का। हमारी छोटी बहन जैसी है बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आपने सामान रखवा दिया ना बहन जी, कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, सब कुछ रखवा दिए हैं। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। वहाँ आपकी बेटी का स्वागत भी तो करना है। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। मायरा के मायके से बारात निकलकर तिवारी जी के घर आ गई थी, जहाँ मायरा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया गया। मायरा भी बड़ी खुश थी, लेकिन अगले दिन जब बुआ जी ने मायरा के घर से आया सामान खोला तो उनका जैसे मुंह ही बन गया, क्योंकि उनकी साड़ी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मायरा बहू, ये साड़ी तुम्हारी अम्मा ने खराब मूड में खरीदी थी क्या? इसका रंग कितना फीका। काहे? हाँ बुआ जी, फीका तो रंग है, अब सच्ची कह रही हैं। चलो बहू, हमसे एग्री तो करियो कम से कम, नहीं तो आजकल की नई बहू सीधा जवाब ही दे देती है। मायरा के संस्कार ऐसे नहीं है जीजी, वो किसी की बात का बुरा नहीं मानती। वो तो है, अब क्या किया जाए मायरा बहू, छोड़ दे ये साड़ी यहीं। हाँ, छोड़ दीजिए ना बुआ जी, आपको वैसे भी पसंद नहीं आ रही है ना। अम्मा, इसने तो कह दिया बुआ जी को छोड़ दो। बुआ जी का चेहरा देखो जरा। अरे जीजी को लगा था हमारी बहू उनके पैर पड़ेगी, नहीं आप ले लीजिए। लेकिन इसने तो बड़ा ही सही जवाब दे दिया बुआ जी के ताने का। अब तुम इतने प्यार से लाई हो तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्या सुषमा? नहीं, हम तो लाए भी नहीं थे बुआ जी, आप छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। बड़ी मजाक है बहू मिली है तुम्हें, देखो सुषमा कैसे मजाक कर रही है। अच्छा मायरा बहू, सच सच बताओ, लेकिन ना ले, अगर ना कहोगी तो छोड़ देंगे, हम सच कह रहे हैं। हाँ बुआ जी, छोड़ दीजिए, हम भी कह रहे हैं, लाइए हम ही हटा देते हैं। मायरा के जवाब के बाद कमरे में बैठा कोई भी शख्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि पहली बार किसी ने बुआ जी को मात दी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मायरा ने कोई गेम नहीं खेला था, बल्कि सच्ची बात तो ये थी कि उसे ताने में कही बात कभी समझ में ही नहीं आती थी। लेकिन देखते हैं इसका एहसास तिवारी परिवार को कब होता है। सुबह के समय मायरा नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और काफी देर हो गई थी। बाहर सुशीला खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। मायरा बहू, और कितनी देर लगेगी? सबको तैयार भी होना है। बस मम्मी जी, 5 मिनट। 10 मिनट और निकल गए। अरे बहू, नहाने गई हो या कपड़े धोने? नहीं मम्मी जी, बस बाल धो रही थी। अच्छा, तो आराम से करो, 2-4 घंटे और नहा लो, अभी तो ठीक से नहाए भी नहीं होगी ना तुम। हाँ सही कह रही हैं आप, पीठ पर साबुन भी ठीक से नहीं लगा पाई और बाल भी ना जल्दी में धो लिए। अच्छा ठीक है, तो हम अच्छे से नहा लेते हैं। दरवाजा फिर से बंद। अरे बहू, हम ताना मार रहे थे, बाहर आओ। अरे भगवान, ये क्या मुसीबत है। सुशीला का ताना मायरा समझ नहीं पाई और उसने आराम से सच में 2-4 घंटे और नहा लिया। सुशीला को लगा था कि मायरा समझ जाएगी, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे एहसास होने वाला था कि उनकी छोटी बहू हर बात को सच मान लेती है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मायरा पहली बार पूरे परिवार के लिए चाय बनाने गई। आइए वहां देखते मायरा क्या नया कांड करती है। मायरा, अदरक वाली चाय बनाना सबके लिए। ठीक है दीदी। अरे बहू, ये चाय है या काढ़ा? इतनी अदरक कौन डालता है? ज्यादा हो गई क्या? नहीं, बहुत बढ़िया है। अब इसमें 2 चम्मच नमक भी डाल देते तो मजा आ जाता। अरे हाँ, नमक डालने से स्वाद बढ़ता है ना। देखिए नमक यही पड़ा है, लाइए हम डाल देते हैं। अरे बहू, क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा नमक से स्वाद बढ़ता है, अब आपको बढ़िया लगेगी चाय। लीजिए, हमने 2 चम्मच डाल दिए। दादी, अब आप ही पियो नमक वाली चाय। ये तो मजेदार ट्विस्ट है तिवारी खानदान में। माँ जी का चेहरा देखो ना। सुशीला, अब ताने संभाल कर मारना, कहीं गलती से ये मत कह देना कि हमारा गला दबा दो। आप चुप रहिए जी, या लीजिए पान खाइए आप।
घर में अब सबको मजा आने लगा था, क्योंकि जो भी मायरा को ताना मारता उल्टा वही फंस जाता। लेकिन बुआ जी अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि एक ना एक दिन वो मायरा को चुप जरूर कर देंगी। दोपहर के समय मायरा रसोई में खाना बना रही थी, बुआ जी भी वहीं बैठी थी। मायरा बहू, तुम्हारे मायके में सब्जी में तेल डालते हैं कि तेल में सब्जी? ऐसा लग रहा है कि तेल की सब्जी खा रहे। भिंडी तो कहीं दिख नहीं रही। अच्छा, तेल ज्यादा हो गया क्या बुआ जी? नहीं, बहुत ज्यादा कहाँ है, अभी तो पूरा डिब्बा ही डाल दो, तभी तो सब्जी अच्छी बनेगी ना तुम्हारी, क्यों? अब सही कह रही है, पूरा डब्बा ही डाल देते हैं। ये लीजिए। अरे बहू, रुको, क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा पूरा डाल दो। अरे हम ताना मार रहे थे। लेकिन ताना क्यों मारते हैं? सीधा बोल दीजिए ना, थोड़ा तेल कम डालो तो हम निकाल देते। वाह मायरा रानी, क्या लाइन बोली है। बुआ जी को देखो कैसी पीली सी पड़ गई है। बात तो सही कह रही है बहू जी, आप बिना सीधे सीधे कह देती, उससे क्या हो जाता। अरे इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ताना भी नहीं समझती। मायरा की यही आदत सबसे अलग थी। उसे घुमा फिरा कर बात करना समझ में नहीं आता था। जो सुनती थी वही सच मान लेती थी। लेकिन तिवारी परिवार अभी भी अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं पा रहा था। शाम को संजय ऑफिस से आया तो मायरा उनके कपड़े प्रेस करने लगी। प्रेस करते करते एक शर्ट पर हल्का सा निशान पड़ गया। वाह बहू वाह, बहुत बढ़िया प्रेस की है। अब 2-4 कपड़े और जला दो, तभी तो एक जैसे दिखेंगे सारे, नहीं है? ऐसा अलग अलग से दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब ये ठीक नहीं हुई प्रेस? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, 2-4। अरे नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, बहुत बढ़िया किए कपड़े, कोई जरूरत नहीं 2-4 कपड़े और जलाने की। अच्छा, मुझे लगा बाकी कपड़े भी ऐसे ही करने हैं। आप बता दीजिए ना कैसे करने। अरे कपड़े नहीं जलने चाहिए, एक जल गया तो आगे से ध्यान रखो, हम बस यही कह रहे हैं हमारी अम्मा। अच्छा, ठीक है। अब घर में सबको समझ में आने लगा था कि मायरा के सामने ताने नहीं चल सकते। लेकिन आदत ऐसी चीज होती है ना जो जल्दी बदलती नहीं है। अगले दिन सुबह फिर एक नया तमाशा हो गया। सुबह मायरा देर से उठी, रात को काम करते करते उसे देर हो गई थी। जब वो बाहर आई तो सुशीला झाड़ू लगा रही थी। वाह बहू वाह, क्या जल्दी उठती हो तुम, अभी तो बस 10 ही बजे है। अरे 10 बज गए, आपने उठाया क्यों नहीं? अरे हमें क्या पता, तुम तो रानी हो ना घर की, आराम करो। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ, बस ना सिर भी दर्द कर रहा है। इतना कहकर मायरा वापस कमरे में जाने लगी। अरे बहू रुको। अम्मा, आप ही ने तो कहा आराम करो, अब उसकी क्या गलती है? सास का दर्जा ही खत्म कर रही है ये लड़की तो, न ताना समझती है न टोकना, जो बोलते वही करने लग जाती है, पागल कहीं की। अब तिवारी परिवार के घर का माहौल बदलने लगा था। पहले जहां हर बात में ताना होता था, अब लोग बोलने से पहले सोचने लगे थे, क्योंकि न मायरा लड़ती थी न बुरा मानती थी। वो तो बस हर बात को सच समझ लेती थी, और यही बात सबको धीरे धीरे आईना दिखाने लगी थी। लेकिन 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 सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी बुआ जी को। उन्हें लग रहा था कि एक छोटी सी बहू ने उनकी सालों पुरानी कला बेकार कर दी है ताने मारने की। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि आज वो मायरा को ऐसा ताना मारेंगी जिसका जवाब उसके पास होगा ही नहीं। अरे बहू, तुम कपड़े सुखा रही हो या पूरा मोहल्ला दिखा रही हो? एक एक कपड़े में इतनी जगह कौन छोड़ता है? अच्छा, जगह ज्यादा है। हाँ, 2-4 कपड़े पड़ोसी की छत पर भी डाल दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बुआ जी, ये भी सही है। अगर पड़ोसियों को अच्छा लगेगा तो अभी डाल कर आते हम। अरे कहाँ जा रही हो? पड़ोसी की छत पर डालने, आप ही ने तो कहा। अरे भगवान, हम मजाक कर रहे थे, ये तो सच में डालने चली गई कपड़े। सच में बहुत सीधी है या फिर हमें बेवकूफ बना रही है? लेकिन अभी तो पूरा दिन बाकी है, हम भी देखते हैं कैसे समझती नहीं। बुआ जी का मूड तो सुबह सुबह ही खराब हो गया था, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी था और मायरा का भोला दिमाग किसी को भी चैन से ताने मारने दे नहीं रहा था। अब घर में हालत ये हो गई थी कि कोई भी बात बोलने से पहले 2 बार सोचता था। लेकिन आदत पुरानी थी, इसलिए कभी ना कभी किसी के मुंह से ताना निकल जाता था। बुआ जी अब अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि घर में कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो मायरा की परीक्षा लेंगी। मायरा बहू, जरा हमारी चप्पल ले आओ कमरे से। बुआ जी अभी लेकर आते। अरे इतनी देर कहाँ रह गई? ये लो आ गई। हमें तो लगा था चप्पल मिलेगी ही नहीं, हम तो कल का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपको कल चाहिए? आप पहले बता दीजिए, हम कल ले आते चप्पल। बुआ जी लाइए, हम रख कर आते हैं, अभी आपको चप्पल कल ही देंगे। अरे नहीं, सुनो तो, अरे कहाँ जा रही है ये लड़की, कुछ समझ में नहीं आता इसको। अरे हम जल्दी ले आए आपकी चप्पल, कोई बात नहीं, हम अभी रख कर आते हैं।
अरे वो ताना था, हे राम, कुछ बात नहीं समझती, पगलेट है बिल्कुल ये। बुआ जी, हम आपसे कह रहे हैं, आप मायरा से जीत नहीं पाएंगी। अरे चुप करो तुम। धीरे धीरे घर के लोगों को समझ में आने लगा था कि मायरा गलत नहीं है, गलत उनकी आदत है। वो हर बात घुमा फिरा कर बोलते थे और सामने वाले से उम्मीद करते थे कि वो समझ जाए, लेकिन मायरा की वजह से अब उन्हें खुद अपनी बातें अजीब लगने लगी थी। रात को सब लोग टीवी देख रहे थे, तभी बिजली चली गई। वाह जी वाह, बस अब यही रह गया था, गर्मी में बिजली भी चली गई। मैं मोमबत्ती ले आती हूँ माँ जी। हाँ, और हाथ वाला पंखा भी ले आओ, झल देना पूरी रात। मोमबत्ती ले आती हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, अभी ले आते हैं। कुछ देर बाद मायरा सच में हाथ वाला पंखा लेकर सुशीला के पास बैठ गई और उन्हें हवा करने लगी। अरे रहने दे, 15-20 मिनट करने से क्या ही हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, गर्मी लग रही होगी ना आपको, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम पंखा कर देते हैं। सुशीला ने तो बस यूं ही कह दिया था कि पूरी रात पंखा करती रहो, लेकिन उसे नहीं पता था कि मायरा सच में पूरी रात उसे पंखा करती रहेगी। सुबह जब सुशीला की आंख खुली तो मायरा वहीं बैठी पंखा कर रही थी। हाथ सूज गए थे, लेकिन उसने सुशीला की बात को टाला नहीं था। अरे रखो रखो पंखा, हमने तो यूं ही कह दिया था पूरी रात करना, काहे तुम यहाँ बैठी रही, हाथ देखो पूरा सूज सा गया है। मायरा को ना ताना समझ में आता है, ना ही किसी की चाल। देखो जरा उसका मन कितना साफ है। कमरे में थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। पहली बार सुशीला को अपने ही ताने छोटे लगने लगे थे और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। तिवारी परिवार में अब एक नया नियम बन गया था, कोई भी मायरा को ताना मारने से पहले 10 बार सोचता था, क्योंकि हर बार उल्टा वही फंस जाता था। लेकिन इंसान की पुरानी आदत जल्दी कहाँ जाती है, और सबसे ज्यादा पुरानी आदत थी बुआ जी की। उन्हें अभी भी भरोसा था कि एक दिन वो मायरा को जरूर चुप करा देंगी। कुछ दिन बाद रिश्तेदार आने लगे, सब लोग बैठक में बैठे थे। मायरा सभी को चाय दे रही थी, तभी एक दूर की चाची ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वाह बहू, आज तो बड़ी सज धज रही हो, कहीं फिल्म में काम करने जा रही हो क्या? नहीं नहीं चाची जी। वो तो दिख ही रहा है, इतनी चूड़ियां पहन ली है कि आधी दुकान खाली हो गई होगी। सच में ज्यादा है क्या चूड़ियां? अरे कोमल चाची को रोको, इन्होंने कुछ कह दिया तो मायरा तो सच में ही करके दिखा देगी। रहने दीजिए नवाज जी, ये हर बार आते हैं, ढेर सारे ताने मारते हैं। आज इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि आखिर ताना कैसे मारा जाता है। आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप बस देखते जाओ। लो बताओ, पूछ रही है, ज्यादा तो नहीं है? नहीं नहीं, कहाँ ज्यादा है बहुरिया, एक काम करो थोड़ी और पहन लो। अरे हमारी ही पहन लो। हाँ अच्छा ठीक है, लाइए आपकी चूड़ियां दीजिए। क्या चूड़ियां दे? लाइए, हमें उतार देते हैं। अरे बिल्कुल सही है बहू, अब तो कोहनी भी नहीं दिख रही, हम ही पागल थे, इसको कछु कह दिए। देखा माँ जी, अगली बार कछु कहने से पहले 100 बार सोचेंगी। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। अब हालत ये हो गई थी कि रिश्तेदार भी ताना मारने से डरने लगे थे, लेकिन बुआ जी अभी भी मैदान नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने सोचा आज आखिरी बार करती हूँ। दोपहर में सब लोग खाना खा रहे थे, मायरा सबको रोटी दे रही थी। तभी बुआ जी ने देखा मायरा बार बार सबको खाने के लिए पूछ रही है। अरे बहू, इतना मत पूछा करो, हमें भूख लगेगी तो हम खुद ही खा लेंगे, बच्चे तो है नहीं, अब बार बार पूछ कर हमें परेशान मत करो। बुआ जी से तो इज्जत भी सहन नहीं होती माँ जी। लेकिन अब देखना, मायरा को इन्होंने कह दिया ना पूछना मत। अब हालत क्या होती है। अच्छा ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें। बुआ जी के कहने के बाद मायरा रसमलाई ले आई, लड्डू ले आई, शरबत ले आई, लेकिन उसने बुआ जी को पूछा ही नहीं, क्योंकि बुआ जी ने तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली थी। अरे मायरा बहू, सबसे पूछो, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? बुआ जी हमने सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं चाहिए। हमसे कहाँ पूछा? अभी लाओ, हमें भी दे दो 2 लड्डू और रसमलाई। सब कुछ खत्म हो गया बुआ जी, सब लोगों में भट गया। आप ही ने कहा था ना हमसे मत पूछो, हम बच्चे नहीं है, तो हमने बाकी सबसे पूछ लिया। आजकल कौन इतनी आज्ञा में चलता है, सब कुछ खत्म कर दिया। माँ जी, लगता है बुआ जी को भी स्वाद आ गया। अच्छा हुआ, आज के बाद बेचारी मायरा के पीछे नहीं पड़ेंगी कभी। पहली बार सुशीला भी जोर जोर से हंसने लगी थी। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि मायरा बेवकूफ नहीं है, उसका दिल बस साफ है, उसे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता, और शायद इसी वजह से घर के सारे ताने धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। कई बार इंसान सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ताने मारता है, लेकिन अगर सामने वाला दिल का साफ हो तो ताने अपने आप छोटे पड़ जाते हैं, और तिवारी परिवार ने भी आखिर ये बात सीख ही ली थी। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ मर गई? आधे घंटे से गला फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, लेकिन मजाल है जो उसके कानों पर जू भी रेंगी हो। अरे कभी एक आवाज में भी आ जाया कर कल मुही।
जी माँ जी, मैं वो छत पर गई थी ना कपड़े सुखाने के लिए, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। बताइए, कुछ चाहिए आपको? बस जहाँ जाती है वहीं समाधि लगाकर बैठ जाती है। ये पंखा कम कर दे जरा, और कुछ खाने के लिए लेकर आ, और कान खोल कर सुन ले। बिना मिर्च मसाले और नमक का लाई तो फेंक दूंगी। जरा कुछ चटपटा बना कर ला। लेकिन माँ जी, डॉक्टर साहब ने आपको नमक बिल्कुल मना किया है, मिर्च मसालों से भी परहेज करने के लिए कहा है। मैं दलिया और दूध लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है बहू, और मुझे क्या पता नहीं है कि ऊपर से तो चिंता दिखाती है, लेकिन अंदर से यही सोचती है कि कब ये बुढ़िया टपके और घर में तेरा राज चले। सच में यही चाहती हूँ मैं। 25 साल से इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पता नहीं और कब तक अपनी उंगलियों पर नचाएगी मुझे। सुनीता जी गरीब घर की वो लड़की थी जिनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। सुनीता जी ससुराल आते समय मायके से दहेज के नाम पर बस एक सीख लेकर आई थी कि जो भी हो, जैसा भी हो, निभाना पड़ेगा। और इसके बाद मायके के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। अब सुनीता जी का बेटा अभय शादी लायक हो गया था और वो उसके लिए लड़की देख रही थी। एक दिन घर के ड्राइंग रूम में सुनीता और सुभाष जी पंडित जी के साथ बैठे हैं। ये हमारे अभय की फोटो, बायोडेटा और कुंडली है पंडित जी। आपको इसके लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढनी है। पंडित जी, लड़की भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन बिल्कुल घरेलू होनी चाहिए। घर के कामों में एक्सपर्ट और एकदम परफेक्ट हो। बड़ों का आदर सम्मान करने वाली और हर बात को मानकर चलने वाली। जी भाभी जी। और हाँ, हमारे खानदान में बहुओं की नौकरी करने की रीत नहीं है पंडित जी। ये बात भी आप पहले ही लड़की वाले को साफ साफ बता दीजिएगा, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। ठीक है भाभी जी। वैसे आजकल के जमाने में जैसी आपको बहू चाहिए वैसी मिलना तो जरा मुश्किल है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूँ। राधे राधे। अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों के हाथ की चाय पी चुकी सुनीता जी का लड़कियों को रिजेक्ट करने का सिलसिला ऐसा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़कियों को रिजेक्ट करने के लिए सुनीता के पास कई अतरंगी कारण थे। आखिरकार एक दिन पंडित जी एक ऐसा रिश्ता लेकर आते हैं जिसके सुनीता मना नहीं कर पाती है। देखिए भाभी जी, ये लड़की की फोटो और बायोडेटा है। मुझे लगता है कि यह बात जरूर जम जाएगी। सभी बातें आपकी मांगों से एकदम मेल खाती है। उन्हें तो आपका अभय बड़ा पसंद आया है। अरे वाह, लड़की तो बड़ी ही प्यारी है, लेकिन आपने उन्हें मेरी हर बात अच्छे से समझा दी है ना? हाँ हाँ, बता दिया भाभी जी। वो लोग भी बड़े परंपरावादी हैं। लड़की को भी वैसे ही संस्कार मिले हैं। लड़की तो एकदम गाय है, गाय। आप तो बस आंख बंद करके हाँ कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से मिला है ये रिश्ता। पंडित जी के जाने के बाद सुनीता और सुभाष जी अम्मा जी के साथ विचार विमर्श करते हैं और रात को अभय से पूछकर लड़की वालों को बताते हैं कि वो लोग लड़की को देखने के लिए आना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में सुभाष जी, सुनीता, सुनीता की बहन अनीता और अभय तान्या के घर आते हैं, जहां उनका खूब अच्छे से स्वागत होता है। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। रचना, तान्या को बुलाओ जरा। है, आप लोग नाश्ता लीजिए ना, तान्या चाय लेकर आ ही रही है। ये सब तान्या ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी गुलाबी रंग की साड़ी में सिर पर पल्ला लिए हाथ में चाय की ट्रे पकड़कर सीधे धीरे धीरे चलते हुए तान्या वहां आती है और चाय की ट्रे रखकर सबको नमस्ते कर कर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। जीती रहो बेटी। और खड़ी क्यों हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। हाँ हाँ, जाओ बेटा, बैठ जाओ। बड़ी ही आज्ञाकारी है हमारी बेटी। जब तक बैठने का नहीं कहेंगे बैठेगी ही नहीं। ऐसी ही तो बहू चाहिए थी मुझे। तान्या बेटा, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने। खाना बनाने का शौक है तुम्हें? हाँ हाँ, हमारी तान्या को खाना बनाने में एकदम माहिर है। हर तरह का खाना बना लेती है, वो भी एकदम चुटकियों में और टेस्टी। बहुत अच्छा। और बेटा, घर के बाकी कामकाज करना भी अच्छे से जानती हो ना? आगे घर तुम्हें ही संभालना है अब। घर में तुम्हारी दादी सास भी है, उनका भी ख्याल रखना है। हाँ हाँ, हमने तो हमारी तान्या को यही तो सिखाया है कि घर के कामकाज सबसे पहले ससुराल में घर जाकर संभालना और बड़ों की सेवा करना ही बहू का कर्तव्य होता है। हमारी तान्या आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। तुम भी तो कुछ बोलो तान्या। दीदी सवाल तुमसे पूछ रही है और जवाब तुम्हारी मम्मी दे रही है। तुम्हारी आवाज भी तो सुने जरा हम। जी, बड़ी शर्मीली है ना हमारी तान्या, इसलिए बोल नहीं रही है। सुनीता जी को तान्या में वो सारी खूबियां नजर आ रही थी जैसी उन्हें अपनी बहू में चाहिए थी। दोनों परिवारों में बातचीत पूरी होती है और तान्या और अभय का रिश्ता पक्का हो जाता है। अनीता शादी की तैयारियों के लिए बहन के यहाँ रुक जाती है। एक दिन दोपहर को दोनों बहनें गपशप करते हुए तैयारियों की लिस्ट बना रही होती है। दीदी, तान्या तो बड़ी ही सीधी सादी और नॉर्मल सी लड़की है। हमारा अभय इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, उसके हिसाब से ही तुम्हें लड़की ढूंढनी चाहिए थी ना। पूरे 25 साल
मैं इस गब्बर सिंह की बेटी के इशारों पर बसंती की तरह नाचती हूँ अनीता। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर इनकी चाय बनाने से लेकर रात को इनके पैर दबाकर सोने तक पूरा दिन मुझे उंगलियों पर नचाती रहती है मेरी सास। वो तो है दीदी, तुम्हारी सास तो इस उम्र में भी बड़ी तेज तर्रार है। अभी बिस्तर पर पड़ी है तो थोड़ी नरमाई है, वरना पहले हमें भी तुम्हारे यहाँ आने में डर लगता था। थोड़ी सी भी मस्ती की तो सीधे कान ही उमेट लेती थी हमारे। तुम्हारा तो पूछो ही मत। वही तो, अब मेरी बारी है अनीता। मेरी सास ने मुझ पर जो जुल्म किए हैं ना, अब उसका पूरा बदला मैं अपनी बहू से निकालूंगी। अब मैं अपनी सास की तरह सोफे पर बैठकर हुक्म चलाऊंगी और सारे काम बहू से करवाऊंगी। तो इसलिए तुम्हें एक सीधी सादी बहू चाहिए थी, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू लाती तो वो क्या मेरे इशारों पर नाचती? कभी नहीं। और फिर मेरे दिल को तसल्ली कैसे मिलती? मैं तो अभी से आईने के सामने प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ, गुस्से वाला चेहरा बनाकर हुक्म चलाने की। कुछ दिन तैयारियों में बीतते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। दिल में बहू पर हुकूमत चलाने की हसरत लिए सुनीता खुशी खुशी तान्या का घर में स्वागत करती है। 1-2 दिन रस्मों में बीत जाते हैं और एक एक करके सारे मेहमान लौट जाते हैं। 5वें दिन रात को सुनीता सोने जा रही थी, तान्या से हल्की सी कड़क आवाज में कहती है, तान्या बहू, अब सारे मेहमान चले गए हैं और सारी रस्में भी पूरी हो गई है। अब कल सुबह से तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। सुबह 5 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ जाना। OMG, सुबह 5 बजे मम्मी जी? हाँ जी, सुबह 5 बजे, वो भी नहा धोकर, और पूरी तरह तैयार होकर आना है रसोई में, क्योंकि मैं और मम्मी जी ठीक 5:15 बजे चाय पीते हैं। सबसे पहले हमारी चाय बनाकर देनी होगी तुम्हें। लेकिन मैं तो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं हूँ मम्मी जी, और मैं ये रूटीन भी नहीं बदल सकती क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। अगर मैंने यूँ अचानक अपना स्लीप साइकिल बदला तो अगले 3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगी। सॉरी मम्मी जी, लेकिन माइग्रेन के जानलेवा दर्द को झेलने की बजाय मैं तो 9 बजे ही उठूंगी। क्यों बेचारी बच्ची को डांट रही हो बहू? इतनी सुबह उठकर बेचारी करेगी भी क्या? तान्या बेटा, तेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो तू आराम से ही उठना बेटा। तान्या एक लंबी सी उबासी लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता उसे और मम्मी जी के बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह जाती है। ये वही अम्मा जी है जो मुझे 1 मिनट भी देर से उठने पर तानों की बौछार कर देती थी, और ये तान्या वही सीधी सादी लड़की है जिसे उस दिन हमें दिखाया गया था। ये तो मुझे साफ साफ मना करके चली गई। मैं अपनी सास के सामने मना करना तो दूर, कुछ कहने के लिए मुंह भी खोलती हूँ तो मुझे दिन में तारे दिखा देती है वो। कल दिखाती हूँ इसे कि सास क्या होती है। अगले दिन सुबह तान्या 9 बजे उठती है और बिना नहाए ही रसोई में आ जाती है। सुनीता नाश्ते के लिए पराठे बना रही होती है। तान्या को नाइट सूट में देखकर सुनीता हैरान रह जाती है और गुस्से से कहती है, सुबह सुबह ये कौन सा रूप धरकर रसोई में आ गई हो बहू? साड़ी और पल्ला तो दूर, ढंग के कपड़े तक नहीं पहन कर आई हो। रसोई में आने से पहले नहा तो लेती कम से कम। दादी जी के सामने तो गलती से भी मत जाना ऐसे। ओफो, आप भी ना मम्मी जी, सुबह सुबह कितना टेंशन क्रिएट कर रही हैं। वैसे भी साइंटिफिकली देखा जाए तो सुबह उठते ही शरीर को नहाने के लिए नहीं बल्कि एनर्जी की जरूरत होती है, वही लेने आई हूँ किचन में। इतना हाइपर होने की बजाय चिल कीजिए मम्मी जी। तुम अपना ये साइंस का ज्ञान अपने ही पास रखो और अभी के अभी यहाँ से जाओ और नहा धोकर आओ। आगे से भी रसोई में नहाकर ही कदम रखना, समझी? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटे लगेंगे। ब्रेकफास्ट और अभय का टिफिन आपको ही बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं बना लूंगी, तुम जाओ और तैयार होकर आओ। लगता है कि मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तान्या चली जाती है और 2 घंटे बाद नहाकर टी-शर्ट और पजामा पहनकर आ जाती है। तब तक अभय और सुभाष जी ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं। तान्या के कपड़े देखकर सुनीता का दिमाग चकरा जाता है और वो गुस्से से कहती है, तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है क्या तान्या? तुम नई नवेली दुल्हन हो ना, साड़ी क्यों नहीं पहनी तुमने? कम से कम सूट ही डाल लेती। कोई आ गया तो क्या सोचेगा बताओ? जाओ और साड़ी या सूट पहन कर आओ। सॉरी मम्मी जी, साड़ी तो मुझसे संभलती नहीं है और सूट पहनना तो मुझे पसंद नहीं है, और फिर मुझे हमेशा से ऐसे ही कंफर्टेबल कपड़ों में रहने की आदत है। और बुराई क्या है इसमें? आजकल तो ऐसे ही कपड़े पहनने का चलन है। मैंने अभी से पूछ के ही ये कपड़े पहने हैं। ठीक है मेरी माँ, लेकिन कोई आया तो उनके सामने ऐसे मत आ जाना। अच्छे से कपड़े बदल कर ही आना, और चल अब नाश्ता कर और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी कर ले। खाना? मुझे बनाना है खाना मम्मी जी, लेकिन मुझे इतने अच्छे से खाना बनाना नहीं आता मम्मी जी। मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है खाना बनाना। मैं दूसरा कोई काम कर लेती हूँ, खाना आप ही बना लीजिए प्लीज। हे भगवान, उस दिन तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खाने की तारीफ करते नहीं थक रही थी। वो तो कह रही थी कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, घर अच्छे से संभालती हो, सबकी सेवा करती हो, और न जाने कितनी बड़ाइयां की थी उन्होंने तुम्हारी। तुम तो उससे अलग ही हो भाई।
देखिए मम्मी जी, आपको मेरे बारे में जो कुछ भी कहा था वो मेरे मम्मी पापा ने कहा था। मैं तो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ना मैंने आप लोगों से झूठ बोला और ना ही खुद की झूठी बड़ाई की। आगे भी मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अच्छा, फिर वो उस दिन जब हम तुम्हें देखने आए थे तब तुमने संस्कारी होने का ढोंग क्यों रचाया था? तब तो बड़ी साड़ी और पल्ला लेकर भोली भाली बन रही थी हमारे सामने। वो तो मम्मी पापा ने मुझसे अपनी कसम देकर रो धो कर करवाया था। अब उसे पूरी तरह भूल जाइए और मुझे वैसे ही अपना लीजिए जैसी मैं हूँ। खुद भी चिल कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। तान्या अपने कमरे में चली जाती है और सुनीता की नजर खाना खा रही अपनी सास पर पड़ती है। तो उसे ऐसा लगता है जैसे सास कह रही हो कि अब आया मजा। बड़ी आई थी बहू पर हुक्म चलाने वाली। तभी सास की कड़कती आवाज आती है और वो उनके पास जाती है। चलिए माँ जी, मैं आपको कमरे तक छोड़ कर आती हूँ। कमरे में आकर, आप देख रही है ना अम्मा जी, जमाना कैसे बदल गया है। आपने तो मुझे अपने हाथ की कठपुतली बना कर रखा था और मैं भी नाचती कूदती रहती थी। अब तान्या को देखा आपने कैसे जवाब देती है मुझे। तूने ही पसंद करके लाया है ना इसे, तो इसको झेलना भी तेरी ही जिम्मेदारी है बहू। मैं ठहरी दादी सास, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं क्यों अपने पोते और उसकी बीवी की नजरों में बुरी बनूंगी। सुनीता समझ जाती है कि अब हिटलर अम्मा जी उसकी मदद करने के बजाय उसके और मजे लेने वाली है। और ऐसा ही होता है। अगले दिन भी सुबह जब तान्या नाइट सूट पहनकर रसोई में आती है तो सुनीता उसे फिर से डांटती है। तुम्हें कौन सी भाषा में समझ में आता है बहू, बता दो तो मैं तुम्हें उसी भाषा में समझा देती हूँ कि ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम बहू हो, इस घर की बेटी नहीं। ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। लेकिन आप जब मुझे देखने के लिए आई थी तब तो आपने हिंदी में ही कहा था ना कि आप मुझे अपने घर की बेटी बनाकर ले जा रही हैं। अब बेटी की तरह ही रहती हूँ तो बहू बनने के लिए कह रही है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी मम्मी से ही शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। हाँ हाँ, कर दीजिए शिकायत। शोर सुनकर अम्मा जी बाहर आती है और गुस्से से कहती है, ये क्या मच्छी बाजार लगा कर रखा है तुम लोगों ने? घर है ये? अम्मा जी, आप ही बताइए कि इन कपड़ों में क्या बुराई है। पूरी तरह ढके हुए हैं और बिल्कुल भी खुले या छोटे नहीं हैं। हाँ तो सही है ना बहू, अच्छे तो हैं कपड़े। गर्मी तो देखो कितनी है। अब क्या इस गर्मी में इसे साड़ी पहनने के लिए कहोगी? अम्मा जी, ये आप कह रही हैं? मुझे तो आपने कभी सूट पहनने की भी आजादी नहीं दी थी। तेरा जमाना और था बहू, ये जमाना और है। और मैं अपने सास ससुर के जमाने में इतना लंबा घूंघट करती थी। तुझे कहा कभी मैंने ऐसा करने को कहा? तान्या बेटा, तुझे जो पहनना है पहना कर बेटा। अम्मा जी, ये तो कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करती है। दिन भर बस मोबाइल में घुसी रहती है। खाना बनाना ही सीख ले कम से कम। अम्मा जी, मुझे ना गैस और आग से डर लगता है। मुझे आदत होने में थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तुझे आग से डर लगता है ना तो मत जाना रसोई में। ठीक है मम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। अम्मा जी बोलकर मुस्कुराते हुए चली जाती है और तान्या वहीं बैठकर टीवी देखने लगती है। सुनीता खाना बनाने लगती है। कुछ दिन बाद अम्मा जी, सुनीता और तान्या हॉल में बैठी होती है और अम्मा जी कहती है, सुनीता, लता का फोन आया था, वो आ रही है अगले हफ्ते। 2 दिन रुकेगी। सब इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए। इस बार जरा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। लता बुआ जी आ रही हैं, फिर तो बड़ा मजा आएगा। बड़ी अच्छी बातें करती है वो। शादी के समय गड़बड़ में ज्यादा बातें नहीं हो पाई उनसे। इस पर खूब बातें करूंगी उनसे। ये हुई ना बात। पहली बार इस घर में मेरी बेटी के आने की खुशी जताई है किसी ने, वरना सुनीता बहू का तो उसके आने का सुनकर ही मुंह बन जाता था। बनेगा क्यों नहीं। दोनों माँ बेटी मुझे चक्कर घिनी की तरह नचा नचा कर मेरा जीना हराम कर देती है, तो इस बात की खुशी जताऊंगी मैं। अम्मा जी, मैं और तान्या मिलकर सब कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अम्मा जी, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं कैसे बनाऊंगी खाना? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू सिर्फ अपनी बुआ से अच्छी अच्छी बातें करना। आप भगत का सुनीता देख लेगी। लता आती है और तान्या बस उससे बातें और हंसी मजाक करती है। पूरा काम सुनीता को अकेले ही संभालना पड़ता है। वो कुड़कर मन में सोचती है, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया। कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मेरे। इसी तरह तान्या अम्मा जी को मस्के लगा लगा कर अपना उल्लू सीधा करती रहती है और यहाँ सुनीता अपनी किस्मत को रोती रहती है। एक दिन अनीता का फोन आता है और वो पूछती है, हर भाई, तेरी प्रैक्टिस कहाँ तक रंग लाई है? बहू पर हुक्म चलाकर दिल हल्का हो रहा है या नहीं? कैसा चल रहा है सब? सास बनकर बहू को कितना नचाया अब तक? कहाँ यार, सोचा था कि मेरी सास ने जैसे मुझे नचाया था मैं भी सास बनकर वैसे ही अपनी बहू को नचाऊंगी। लेकिन अब तो मैं खुद ही अपनी सास और बहू के बीच में सैंडविच बनकर रह गई हूँ। पहले एक थी, अब दोनों मिलकर मुझे नचा रही है। बहू को नचाने का सपना तो सपना रह गया, अब सास बनकर नाच रही हूँ।